हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मनोविज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधियां। ये दोस्तों पार्ट 2 है। दोस्तों कौन सा आपका पार्ट 2 है? इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 कराया था, जिसमें आपकी 8 शिक्षण विधियों को मैंने करा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उन 8 शिक्षण विधियों को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो शिक्षण विधियां हैं, यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर का 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ना ही ये कहूँगा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सफल कराना। ठीक है, सीटेट में 105 यानी कि 105 प्लस टारगेट है हमारा कि हर बच्चे को इतना दिलाना है दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको कवर करिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर लिखते जाइए जो मैं बताता जाऊं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपके लिए अभी बता दिया कि मैंने आपको 8 शिक्षण विधियां करा दी हैं, तो ये आपकी 9वीं शिक्षण विधियां है। ठीक है, तो पहली है आपकी परियोजना विधि। कौन सी दोस्तों? परियोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? तो आप कहोगे किसने? किलपैट्रिक ने। दोस्तों किसने? किलपैट्रिक ने दिया। और जो परियोजना विधि, जो विचारधारा थी, किसकी विचारधारा पे चल रही थी? तो आप कहोगे जॉन ड्यूवी। कौन? जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित थी। और 1918 में ये दी थी किसने? किलपैट्रिक साहब ने दी थी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आता है कि परियोजना होता क्या है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो परियोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यह विधि थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम पर कार्य करती है। दोस्तों आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि परियोजना वह, अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, तो लगन पूर्वक कार्य करना चाहिए और उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को लेते हुए सामाजिक वातावरण में जो कार्य किया जाता है वही आपकी परियोजना कहलाता है। ठीक है, और ये जो परियोजना विधि है थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम पर आधारित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि परियोजना विधि के चरण कौन कौन से हैं। यहाँ से कई मर्तबा दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रथम चरण होता है परिस्थिति उत्पन्न करना। अगर हमें कोई कार्य करना है तो सबसे पहले उसके लिए एक परिस्थिति होनी चाहिए कि हमें इस कार्य को कहाँ से स्टार्ट करना है। एक परिस्थिति या फिर स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद हमें योजना का चयन करना है कि योजना किस प्रकार से हमें बनानी है कि ये कार्य हमारा अच्छे से संपन्न हो जाए। तीसरी चीज आती है प्रयोजन की तैयारी। जब हम योजना का चयन कर लेंगे कि ये हमारी योजना होगी, तो उसके बाद हम उस कार्य को करने की तैयारी करेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद 4th नंबर पर है प्रयोजन का क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो क्रियान्वयन का मतलब होता है कि हम जो कार्य, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है प्रयोजन का मूल्यांकन करना। जब हम उस कार्य को कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने अभी तक कितना कार्य कर पाए, कितना और बचा हुआ है करने के लिए। इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रयोजन का आलेखन तैयार करना। और जब मूल्यांकन कर लेंगे, उसके बाद में एक आलेख तैयार करेंगे कि कितना काम इसमें हमने सफल किया और कितना अभी बचा हुआ है, तो उसको एक जगह नोट करेंगे और उसको लिख लेंगे। ये आपका प्रयोजन का आलेख तैयार करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप परियोजना विधि के इन 6 चरणों को याद रखिए। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि परियोजना विधि दोस्तों किसने दी? तो आप कहोगे किलपैट्रिक ने। किसने दोस्तों? किलपैट्रिक ने दी। कब दी? तो आप कहोगे 1918 में दी दोस्तों। ठीक है, अब ये किस विचारधारा पर आधारित है? तो आप कहोगे जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि परियोजना विधि के कितने चरण हैं, तो आप कहोगे परियोजना विधि के 6 चरण हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहां से बहुत बनेगा कि निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का चरण नहीं है दोस्तों। तो उसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपको अलग से दे दिया जाएगा, लेकिन वो सब आप तब कर पाएंगे जब आपको पूरे के 6 चरण याद होंगे, तभी कर पाएंगे दोस्तों। तो इन 6 चरणों को अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कई मर्तबा बन चुका है और आगे भी बनने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है और करके सीखने पर आधारित है। रचनात्मक चिंतन का विकास होता है, परंतु महंगी विधि है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, ये जो विधि है इसमें सामाजिक गुणों का तो विकास होता है और बच्चा क्या है, बाल केंद्रित विधि है और करके सीखने पर भी आधारित है। रचनात्मक चिंतन का भी बहुत सारा विकास होता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी अगली विधि पर। हमारी नेक्स्ट विधि आती है समस्या समाधान विधि। अब दोस्तों समस्या समाधान विधि की जब भी बात आती है तो आप जनक की बात करेंगे तो सुकरात और सेंट थॉमस। कौन कौन दोस्तों? सुकरात और सेंट थॉमस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और, हमने आपको कल बताया था, एक विधि पढ़ाई थी प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। मैंने आपको कराया था और यहीं से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वैज्ञानिक तरीकों से उसका समाधान किया जाता है। समस्या समाधान विधि क्या है कि जब भी हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करते हुए हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान करना तो स्वाभाविक है ना दोस्तों, क्योंकि हमें अपना कार्य कंटिन्यू जारी रखना है तो समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। तो यही इस प्रकार की क्या है, ये एक वैज्ञानिक विधि है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संचालित किया जाता है और इसमें भी क्वेश्चन इसके चरणों से बहुत पूछे जाते हैं कि इसके कौन कौन से चरण हैं। तो इसमें भी आपको इसके चरण याद करने पड़ेंगे। इसके कितने चरण हैं तो आप कहोगे इसके 5 चरण हैं दोस्तों। कितने? 5। तो पहली अगर हम बात करें तो समस्या का चयन करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो कार्य करना है तो समस्या ही तो है। अरे यार, जब हम कार्य करेंगे, मान लीजिए हमें खाना खाना है तो ये हमारी एक समस्या है, हमारा कार्य है। तो हम सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे, फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण करेंगे कि किस प्रकार की समस्या है, ठीक है। उसके बाद उपकल्पनाओं का निर्माण, उसके बारे में कल्पना करेंगे कि ये किस प्रकार की समस्या हो सकती है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या हो सकता है, इसको किस तरीके से अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें उपकल्पनाओं के निर्माण में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आंकड़े एकत्रित करना और सत्यापन करना। उसके बाद में जब हम किसी भी समस्या का जिसका समाधान करना है उसका क्या करेंगे दोस्तों, आंकड़े एकत्रित करेंगे, यानी कि जानकारी एकत्रित करेंगे कि इससे कौन कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं। उन सारी चीज़ों को एकत्रित करके और अच्छे से उनके बारे में पढ़कर उसके बाद में समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के बाद अंतिम चरण हमेशा निष्कर्ष ही होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप इस पूरी विधि को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये वाली कि समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, तो आप कहोगे सुकरात और सेंट थॉमस, ठीक है। इसके कितने चरण हैं तो समस्या समाधान विधि के 5 प्रमुख चरण हैं। पहला समस्या का चयन करना, दूसरा समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा उपकल्पनाओं का निर्माण करना और चौथा आंकड़े एकत्रित करना या सत्यापन करना और अंतिम है आपका निष्कर्ष निकालना, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर कि बच्चों में बच्चों में स्मरण शक्ति तथा वैज्ञानिक गुणों का विकास तो होता है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सबसे बड़ी समस्या का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी यहाँ पर कि ये क्या था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम इस ये जो विधि है बहुत ही अच्छी विधि है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस विधि में कि समस्या का चयन कैसे करें दोस्तों, कौन सी समस्या का चयन करें, वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है।
अगला देखते हैं दोस्तों हम। अगली आती है हमारी अन्वेषण विधि। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्वेषण विधि के जनक कौन है, तो आप कहोगे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अधिकतर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग ही लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। पहला, अन्वेषण विधि के जनक कौन है, तब आप कहोगे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, तो भी आप कहोगे कि हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों आता है कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि जो ह्यूरिस्टिक है वो किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे ह्यूरिस्टिक आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं ज्ञान की खोज कर सकता हूँ। यानी कि बच्चा स्वयं ज्ञान की खोज करता है, उसको बस क्या देना है, दिशा निर्देश देना है दोस्तों, ठीक है। ये इसमें बताया गया, इसका अर्थ है ह्यूरिस्टिक का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग गणित में किया गया, परंतु बाद में सभी विषयों में होने लगा। अब दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा कि अन्वेषण विधि का प्रयोग सबसे पहले किस विषय में किया गया था, तो आप कहोगे गणित विषय में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, यह करके सीखने पर आधारित है, जिससे ज्ञान स्थायी होता है। यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए सही नहीं है। यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि विधि तो बहुत अच्छी है, बच्चा स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करता है, ये भी कहती है ये विधि, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इतनी उसके बारे में सोच नहीं सकते, खोज भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों डाल्टन विधि पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दोस्तों, डाल्टन विधि, इसको देख लीजिए। अब इसके जनक पूछे जाते हैं तो आप कहोगे हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन दोस्तों, हेलेन पार्कहर्स्ट इसके जनक हैं। इसे ठेकेदारी प्रथा भी कहते हैं। यह विधि यूके के डाल्टन गांव, एक गांव का नाम था डाल्टन, जो मैनचेस्टर शहर में था, ठीक है। यानी कि यूके मतलब यूके क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। आपका यूके उत्तराखंड नहीं है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, ठीक है। तो यह विधि यूके के डाल्टन गांव के मैनचेस्टर में 1920 में लागू हुई थी। यह योजना 9 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए अच्छी है। इसमें ठेका दे दिया जाता है कि आपको सप्ताह या माह में कितना कार्य करना है। एक माह में 20 दिन अधिकतम होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि डाल्टन विधि के अनुसार एक माह में कितने दिन कार्य करना चाहिए, आवश्यक कार्य करना चाहिए, तो है 20 दिन, ठीक है। इसमें कक्षा का अभाव होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डाल्टन विधि में किसी भी प्रकार की कोई भी कक्षा नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि डाल्टन विधि के जनक कौन है, तो हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है। निम्न में से किस विधि को ठेकेदारी प्रथा भी कही जाती है, ठीक है, तो आप कहोगे डाल्टन विधि को। डाल्टन विधि कहाँ से शुरू हुई थी, तो आप कहोगे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से स्टार्ट हुई थी। डाल्टन गांव का नाम था और मैनचेस्टर उस शहर का नाम था, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस सिटी है, ठीक है। यही योजना 9 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है, यानी कि बड़ों के लिए है, कुल मिलाकर ये समझिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो आपका यही हो जाता है कि डाल्टन विधि के अनुसार एक माह में कितने घंटे कितने दिन कार्य करने चाहिए, तो आप कहोगे 20 दिन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय शिक्षण विधि। ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें आपसे केवल और केवल यही पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन कि क्षेत्रीय शिक्षण विधि किसने दी, तो आप कहोगे हर्वर्डसन ने। किसने दी दोस्तों, हर्वर्डसन ने दी। और यह विधि भूगोल विषय के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि निम्न में से भूगोल विषय के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी है, तो आप कहोगे क्षेत्रीय भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो आप कहोगे हर्वर्डसन, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट विधि पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ये लिख कर ये लाए हो, आप टाइप करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हैंड राइटिंग का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ लिखी होती है उसका इतना इफेक्ट पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा,
क्योंकि लिखी हुई चीज़ ज़्यादा बेटर होती है मुताबिक उसके जिसे हम टाइप करते हैं। हालांकि वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है टाइप किया हुआ, ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो भली भांति, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। मैं आपको कभी कभी आपके लिए इस टाइप से लेकर आता हूँ, वैसे मैं भी आपके लिए टाइप ही करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हमारे जो दोस्त होते हैं, भाई होती हैं, बहन होती हैं, वो कहते हैं सर आप थोड़ा वीडियो लेंथी कर देते हो, थोड़ा स्लो पढ़ाते हो। अरे यार मैं कम से कम आपको कराता तो हूँ ना, आपके लिए एक एक क्वेश्चन एकदम से अच्छे से क्लियर कराता हूँ। आपके लिए एक या दो नंबर इंपॉर्टेंट है या फिर आपका 1 या 2 मिनट, तो ये चीज़ आप खुद सोच लीजिए। मुझे लगता है कि आपको 1 या 2 नंबर बहुत अहमियत रखता है। आपका 1 या 2 मिनट अगर मैं ज़्यादा ले लेता हूँ तो उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप बस कंसंट्रेट के साथ वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर दोस्तों करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है खोज विधि। अगर खोज विधि के जनक की पूछा जाए तो आप कहोगे J.S. ब्रूनर। कौन दोस्तों? J.S. ब्रूनर। और इतिहास विधि के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इससे बालक में संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक गुणों का विकास होता है। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करके समझते हैं कि क्या है ये। तो खोज विधि के जनक कौन है आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे J.S. ब्रूनर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इतिहास विधि के लिए इतिहास विषय के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, तो आप कहोगे खोज विधि, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक, संज्ञान तो आप समझते हो ना। संज्ञान यानी कि जो हमारा ज्ञान है, हम जो इंद्रियों के द्वारा, देखिए संज्ञान क्या होता है, हम इंद्रियों के द्वारा जो भी करते हैं, सोचते हैं, वो सारी चीज़ें संज्ञान में काउंट की जाती हैं। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, आपकी 5 प्रकार की इंद्रियां हैं और इनसे प्राप्त होने वाला जो प्रथम ज्ञान होता है वही आपका संज्ञान कहलाता है। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है क्योंकि बच्चा क्रिया करता है तो क्रियात्मक विकास होगा। भावनात्मक भी विकास होता है क्योंकि वो खोज करता है, लोगों की भावनाओं को परखने की कोशिश करता है और विचारों को भी पढ़ता है। जो प्राचीन हमारे विद्वान थे उनके विचारों को भी पढ़ता है, तो उससे उसमें भावनात्मक विकास भी होता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि खोज विधि के जनक कौन थे, तो आप कहोगे J.S. ब्रूनर साहब थे, ठीक है दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आज इस टॉपिक को मैंने पूरा कवर कर दिया है। ये आपकी 14 जो शिक्षण विधियां थी उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। यदि आपने प्रथम वाली वीडियो नहीं देखी यानी कि इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, लेकिन फिर मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको फ्री बुक्स, नोट्स और PDF वगैरह कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर 9 बजे प्रतिदिन टेस्ट होता है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर आपको लाइव टेस्ट दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद।